हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, जो अपन ने कल कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, पर वो अपन ने कंप्लीट कौन से के लिए की थी? देखो, माइनस वाला था, तो वो अपन ने कौन से के लिए की थी? फ्रेम एस के लिए, एस के सापेक्ष किसके लिए? एस डेज के लिए। आज ऐसे ही अपन क्या कर देंगे, एस डेज के सापेक्ष एस के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख देंगे। जहाँ पे भी आप लोगों के पास इक्वेशन कैसी थी, देखो इक्वेशन कैसे आई थी आप लोगों के पास पीछे, अक्ष डैश इक्वल अक्ष माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और y डैश इक्वल आया था y, z डैश इक्वल आया था z, यही आया था। और t डैश इक्वल आया था t माइनस वी अक्ष अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन अपन ने निकाली थी कौन से के लिए? फ्रेम एस, कौन से के लिए निकाली थी? एस डेज के एस के सापेक्ष एस डेज के लिए निकाली थी। ठीक है, किसके लिए निकाली थी? एस के सापेक्ष एस डेज के लिए निकाली थी। अगर एस डेज के लिए निकाली थी तब ये सारी किस में आई है? डेज में आई है। पर अपने पास फ्रेम कितने थे? 2 थे। अगर अपन ने एस डेज के लिए निकाली तो एक फ्रेम और बच गया अपने पास, कौन सा? अपना एस। ठीक है, तो इसकी लाइन कैसे लिखोगे आप लोग? देखो, एस डेज के सापेक्ष एस के लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, डेज क्यों आता है? कौन से फ्रेम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? फ्रेम एस डेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है ये क्या है? आपकी फ्रेम एस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, या फिर फ्रेम एस डेज के लिए लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ऐसे ही अपन किसके लिए निकाल लेंगे? फ्रेम एस के लिए। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही आएंगी। अगर एस के लिए निकाल रहे हैं तो अक्ष डेज की जगह क्या आ जाएगा? अक्ष आ जाएगा, अक्ष माइनस, अब देखो यहाँ पे अक्ष के पास डेश नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा? अक्ष डैश। देखो इसका उल्टा हो जाएगा, यूं का यूं। अगर डेश है तो नहीं, डेश नहीं आएगा, और अगर डेश नहीं है तो डेश आएगा। क्यों? क्योंकि इसका निकाल किसके सापेक्ष रहे हैं? एस के सापेक्ष रहे हैं। तो जिसके सापेक्ष, जिसके रिलेटिव निकालते हैं ना, वो संख्या हमेशा क्या आती है? बाद में आती है। क्लियर है? जिसके रिलेटिव निकालते हैं ना, वो संख्या हमेशा क्या आती है? बाद में आती है। इसकी लाइन कैसे लिखोगे? एस के सापेक्ष एस डेज के लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। किसके सापेक्ष? एस के सापेक्ष एस के रिलेटिव। अगर रिलेटिव बात आ गई तो रिलेटिव के जो निकाल रहे हो ना आप, तो वो संख्या हमेशा कहाँ आएगी? बाद में आएगी। और जिसका निकाल रहे हो वो क्या आएगी? पहले आएगी। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब इसके अंदर अपन कैसे लिखेंगे ये वाली लाइन? एस डेज के सापेक्ष एस के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब एस डेज के रिलेटिव निकाल रहे हैं ना, तो रिलेटिव वाली संख्या यहाँ पे आएगी। क्लियर है? रिलेटिव वाली जो भी राशि होती है, या फिर जो भी काउंटिंग होती है, या फिर जो भी नंबर होता है, वो हमेशा कहाँ आता है? बाद में आता है। क्लियर है? और जिसका निकाल रहे हो वो क्या आता है? पहले आता है। तो देखो, इसके तो निकाल ही रहे हैं, तो इसको पहले लिख दिया। इसके रिलेटिव है तो रिलेटिव वाली ये रही ना, पर इसके रिलेटिव है एस डेज के, तो ये वाली संख्या किस में आएगी? डेज में आएगी। कहने का मतलब, या फिर आप इसका उल्टा कर सकते हो, तो आपको फ्रेम एस का मिल जाएगा। सिंपल। तो देखो, अब एक चीज और देखना, वहां पे
आप लोगों ने फ्रेम एस की बात की थी। मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया था कि स्कूटर कोई चला रहा है, आगे स्कूटी कोई चला रहा है, आप लोग पीछे मुंह करके बैठे हो, ठीक है। वो दीवार है आपसे, अब वो आप इधर खिसक रहे हो, मतलब आप लोग गति करके इधर जा रहे हो और वो दीवार आपसे यूं दूर जा रही है। अगर मैं आपको पूछूं कि वहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप प्लस में ना बोल के क्या बोलोगे, माइनस में बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे दूर जा रही है, तो डिस्टेंस मेंटेन हो रही है। तो अपन ने ये चीज़ कौन से फ्रेम के लिए यूज की थी पिछली क्लास में? इस वाले फ्रेम के लिए यूज की थी। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या ये जो v है ये क्या माइनस का रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट हो रही है दोनों की। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है तो यहाँ पे ये जो v है ये माइनस v है, तो माइनस v और ये माइनस v क्या हो जाएगा, प्लस v। क्लियर है? अब देखो ये भी क्या है, v स्क्वायर हो गया, तो माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस माइनस टू माइनस, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब y इक्वल आ जाएगा y डैश, z इक्वल आ जाएगा z डैश, और t इक्वल आएगा, हाँ जी भाई ये t डैश है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो t डैश माइनस v अक्ष अपॉन सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस का आएगा v। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? चलो जी, v अक्ष डैश आएगा यहाँ पे। ये अपने क्या थे, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, वर्क कि वर्क क्या होता है। आ जाओ जी, अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक क्या है अपना, वर्क यानी कि कार्य, ठीक है। एक चीज बताओ, वे अपन बात करते, मान लो ये कोई वस्तु है अपने पास, ये अपने पास कोई वस्तु है, ठीक है, और इसके ऊपर इतना फोर्स लगा दिया जाता है, ठीक है। इस वस्तु, ये अपने पास कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर अपन ये फोर्स लगा देते हैं। अगर फोर्स लगाएंगे तो ये वस्तु विस्थापित होकर कहाँ आ जाएगी, ये लो यहाँ आ जाएगी। बताएंगे, शांति रखो। ये लो जी, यहाँ आ गई, तो ये विस्थापित होकर यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। इन दोनों के बीच का कोण क्या ले ले, एंगल क्या ले ले, थीटा। क्लियर है? अब एक चीज़ देखो, ध्यान से सुनना। मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, या फिर कोई, आप मानो कि कोई वस्तु है, उसको आप जब उसके ऊपर आप फोर्स लगा के उसको आगे की ओर धक्का दोगे, आगे की ओर धक्का दोगे कि नहीं दोगे, या फिर यूँ मानो कि मेरा मान लो ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर आप यूँ धागा बांध के इसको यूँ खींचोगे, खींच के लेके जाओगे, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ से जब यहाँ पे आएगी, क्यों आई, क्योंकि आपने इस कंडीशन पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, तभी तो ये खिसक के यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अक्ष से। और ये फोर्स के बीच और इस विस्थापन के बीच एंगल कितना ले लें, थीटा। क्लियर है? ध्यान से सुनना, आई रिपीट। ये आपके पास कोई वस्तु है, इसके ऊपर इसको आपने किसी धागे से बांधा, ठीक है। धागे से बांध के, याद रखना ये धागा क्या है, यहाँ पे फोर्स लगाओगे इस धागे पे, तो इस धागे को क्या बोलोगे, एफ से डिनोट करोगे। इस धागे से पकड़ के आपने इसको यूं खींच के यहाँ पे ले आए, तो ये वस्तु को जब आपने फोर्स लगा के खींचा तो ये यहाँ पे आ गई, आई, तो यहाँ से यहाँ तक आने का वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अक्ष। और आप लोगों ने जो फोर्स लगाया था और वो जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर है? यहाँ तक चले आगे, आ जाओ। तो देखो जी, ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया अपन ने, अक्ष। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से सुनना। अब जब किसी वस्तु को, ये कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
बल लगाकर विस्थापित किया जाए। आई रिपीट, जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट किया जाए, ठीक है, विस्थापित किया जाए, तो विस्थापन के लिए आवश्यक जो एनर्जी होगी उसको आप क्या कहोगे? कार्य कहोगे। अरे भाई, जब आप किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हो तो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। अब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कोई कार्य ही तो कर रहे हो, कोई वर्क ही तो कर रहे हो, तो इसी को आप क्या कहोगे? वर्क, ठीक है, कार्य। अब देखो, माना एक वस्तु पर F वेक्टर बल लगाकर उसका विस्थापन अक्ष दिशा में किया जाता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना ले लिया? थीटा। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं? W इक्वल F वेक्टर और F वेक्टर डॉट अक्ष वेक्टर। क्लियर है जी? ये F क्या है? फोर्स है। अक्ष क्या है? दोनों वस्तुओं के बीच डिस्प्लेसमेंट है और दोनों वस्तुओं के बीच एंगल कितना है? थीटा है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? W इक्वल F अक्ष कोस थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। चलो तो इसको इक्वेशन दे दो 1। अब इसके ऊपर कंडीशन यूज करते हैं अपन 3, ठीक है। 3 कंडीशन यूज करते हैं इस इक्वेशन पर। आ जाओ, फर्स्ट कंडीशन होगी यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, देन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 0। होगा कि नहीं होगा भाई? यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 0। तो W इक्वल कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? F अक्ष कोस 0। ठीक है जी। तो ये कितना बच जाएगा? F अक्ष। इसको आप कौन सा फोर्स कहोगे? ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है? दिस वर्क इज मैक्सिमम, दिस वर्क इज मैक्सिमम। चलो जी, कौन सी कंडीशन में? जब सेम डायरेक्शन में हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा इक्वल 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल 0 हो जाएगा तो W इक्वल ऑफ अक्ष आ जाएगा। इस कंडीशन के अंदर जो फोर्स होगा या फिर जो वर्क होगा, जो आपने वर्क की है, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? सेकंड कंडीशन अपन देखते हैं, मैं बोल देती हूँ, यहीं से कर लेंगे अपन। यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कब? ऑपोजिट डायरेक्शन। ये लो जी। यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये कहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो क्या आप इसको ये बोलोगे कि ये मैम इस यहाँ पे तो दिस वर्क इज मिनिमम? ना, कुछ भी नहीं बोलोगे इसको। ये बोलोगे बस कि ये यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो ये नहीं है कि ये यहाँ पे मिनिमम हो गया, नहीं, फिर भी ये मैक्सिमम ही रहेगा। थर्ड कंडीशन अपन देखते हैं, यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अगर लंबवत हो तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 90 का मान 0 होता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे वर्क 0 हो गया। अब अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस वर्क इज मिनिमम। क्लियर है? यहाँ तक वर्क समझ में आया? किसको कहते हैं, कंडीशन क्या होती है, थीटा क्यों मानते हैं? क्लियर है भाई सबको? अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? वर्क एनर्जी
थ्योरम काफ़ी बार पढ़ के भी आए हो आप, 11th में 12th में कहीं इस पर तो पढ़ के आए हो इसको। बात कर लेते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। नेक्स्ट हेडिंग होगी अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ जी, बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। m द्रव्यमान की एक वस्तु पर, ठीक है, कोई m मास की एक वस्तु लेते हैं, उसके ऊपर अपन फोर्स लगाकर, ठीक है, कोई वस्तु ले ली, कितने मास की, m मास की, ठीक है। अब अपन उसके ऊपर फोर्स लगाकर क्या कर देंगे, अक्ष 1 से अक्ष 2 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ को अपन ने क्या बोल दिया, अक्ष 1 से अक्ष 2 तक विस्थापित किया जाता है, तो उनकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, अगर अक्ष 1 माना है, अक्ष 2 माना है, तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, v1 और v2। आई रिपीट, यदि m मास की एक वस्तु पर फोर्स लगाकर अक्ष 1 से अक्ष 2 तक विस्थापित किया जाए तो उसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो जाती है। अब क्या करेंगे, माना F बल लगाकर d अक्ष विस्थापन में किया गया कार्य, ठीक है, किसी तरीके से तो लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, फोर्स भी है, विस्थापन भी है और कार्य भी है, पर इन सब में क्या करेंगे, परिवर्तन करके लिखेंगे। परिवर्तन का मतलब कार्य को dw से, अक्ष को डेल अक्ष से। क्लियर है, आ जाओ लिखते हैं अपन इसको। माना F बल लगाकर d अक्ष विस्थापन में किया गया कार्य, माना F बल लगाकर डेल अक्ष डिस्प्लेसमेंट में किया गया कार्य dw है, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख देंगे, dw इक्वल F d अक्ष। लिख दोगे क्या भाई इसको, ऐसे बिल्कुल लिख देंगे। अरे d अक्ष लिखो रे इसको, ये लो जी, ठीक है। इसको इक्वेशन बोल दो 1। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, प्रकृति में अगर कोई भी फोर्स है तो उसको आप कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करोगे, F इक्वल ma। अगर नेचर में कोई भी फोर्स है तो आप उसको कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करोगे, F इक्वल ma। F इक्वल ma किसने दिया था, न्यूटन ने। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होता है, F इक्वल ma होता है। चलो जी, F इक्वल m, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हो, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो dv/dt एक्सेलरेशन को इस रूप में लिख सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपन ने निकाला था, याद हो तो आप लोगों को। चलो जी, अब देखो dv/dx/dt, क्या अपन dv/dt को इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। dx से dx काट दो, dv/dt आ जाएगा। तो dv/dt को अपन ने किस रूप में लिख दिया, dv/dx dx/dt। अब dx/dt आप लोग जानते हो क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आ जाओ। तो क्या आप इसको ऐसे लिख दोगे, m dv
डी अक्ष v लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे लिख दो, F इक्वल mv dv अपॉन डी अक्ष। ओके जी, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 2। क्लियर है यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से जो f की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दे। इक्वेशन 1 में भी f है और इक्वेशन 2 के अंदर भी पुट f है। तो इक्वेशन 2 से f की वैल्यू पुट इक्वेशन 1। आ जाओ देखते हैं फिर क्या होता है। dw इक्वल mv dv डी अक्ष और डी अक्ष, dx से dx चला गया तो अपने पास क्या बचा, mv dv, यही बचा। चलो जी, अब क्या कर दोगे, अपन ने क्या किया था, वेग v1 से v2 तक होने में कुल कार्य क्या हो जाएगा, w है। ठीक है, जब अपन ने वस्तु को अक्ष 1 से अक्ष 2 तक विस्थापित किया था तो विस्थापन तो अपन ने निकाल लिया। अब अपने पास बचा क्या, वेग बचा। वेग क्या लिया था अपन ने, v1 से v2 तक। तो अगर कंडीशन ध्यान से सुनना, तो अगर वेग v1 से v2 तक होने में कुल कार्य, अगर कुल कार्य की बात कर रहे हो तो dw को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, w से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो w इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दोगे किसका, इसका। क्यों, v1 से v2 तक कुल कार्य निकाल रहे हैं। अगर कुल कार्य निकालते तो क्या कर देते हो, इंटीग्रेशन। लिमिट क्या हो जाएगी, v1 से v2 तो mv dv। ओके जी, अब क्या कर लो, m क्या है, एक कांस्टेंट राशि है तो बाहर निकाल लो। इसका कर दो इंटीग्रेशन, v dv का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 v1 v2 क्या हो जाएगा, सोल्व करोगे तब m v1 अपॉन m v2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m v1 का स्क्वायर अपॉन 2। क्या लिख सकते हो इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब आप लोग जानते हो चूंकि m काइनेटिक एनर्जी जानते हो क्या होती है, mv स्क्वायर अपॉन 2 होती है। इस रूप में लिखते हो आप काइनेटिक एनर्जी को। तो mv1 स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोल दोगे, k1। और mv2 का स्क्वायर अपॉन 2 को क्या लिख दोगे यहाँ पे, k2। भाई यहाँ पे k1 k2 क्यों लिखे, k क्यों लिखा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायरित होती है। अरे हाफ mv स्क्वायरित होती है काइनेटिक एनर्जी। तो अपने पास ये कौन सी इक्वेशन आ गई, mv2 स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या इसको अपन काइनेटिक एनर्जी के रूप में नहीं लिख सकते, अगर 2 है तो 2 बोल दिया और 1 है तो 1 बोल दिया। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, अपने पास क्या आ जाएगा, देखो w इक्वल k2 माइनस k1, यही आएगा। ठीक है जी, k2 माइनस k1। अब k2 माइनस k1 को आप लिख सकते हो क्या, चूँकि k2 माइनस k1 इक्वल डेल्टा k, बिल्कुल लग सकते हैं। तो लो w इक्वल डेल्टा k, यही क्या है अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई क्लियर है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन किए गए कार्य के तुल्य होता है। इस इक्वेशन से क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रदर्शित होता है कि गतिज ऊर्जा में होने वाला जो परिवर्तन है, डेल्टा के है, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मतलब काइनेटिक एनर्जी में होने वाला परिवर्तन वर्क के क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर इसी के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके जी, चलो जी, अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी अपनी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। इसके अंदर ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम में बहुत बार आती है, 1.5 नंबर की, 1.5 नंबर की आपके ये डेफिनेशन जरूर आती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के जरूर आता है कि संरक्षी और असंरक्षी बलों को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज डेफिनेशन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आ जाओ जी। नेक्स्ट हो जाएगा अपना संरक्षी एवं असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस किसे कहते हैं, देखो अपन मान लेते हैं किसी वस्तु का विस्थापन बिंदु ए से बी तक किया जाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु ले लेते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट अपन करते हैं कहाँ से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। यह विस्थापन पथ ए व पथ 2 के द्वारा दर्शाया जाता है। अपन ने जो पीछे बात की थी ना कि किसी वस्तु का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपन ए से बी तक करते हैं, तो संरक्षी फोर्सेस के अंदर, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर ये जो ए है इसको आप इस रूप में दर्शा दोगे, पथ फर्स्ट, बी को बोल दोगे पथ सेकेंड। ओके, ठीक है जी, समझ जाना। जहाँ पे भी पथ फर्स्ट आए तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट ए एंड पथ सेकेंड आए तो डिस्प्लेसमेंट बी है। ओके, आ जाओ। अब अपन बात कर लेते हैं, मैं आप लोगों को बस बोल के ही बताऊंगी, सुन लेना। सबसे पहली डेफिनेशन लेते हैं अपन, यदि ए से बी तक जाने में किया गया कार्य है, ठीक है, यदि ए से बी तक जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे तो लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। देखो ये अपना ए पॉइंट है और ये अपना बी पॉइंट है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये पथ क्या हो गया, फर्स्ट, इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये क्या हो गया, सेकंड, पथ कौन सा हो गया, सेकंड। अच्छा जी, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। देखो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कार्य करेंगे, ये पथ से फर्स्ट है और ए से बी तक क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो क्या अपन इसको ऐसे लिखते हैं, W A B। ये पथ फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं W A B, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड। ए से बी तक जा रहा है, ये भी ए से बी तक जा रहा है। डायरेक्शन देखो इसकी, ये जो कार्य हो रहा है ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस नहीं हो रही है। देखो इसकी डायरेक्शन इधर शो कर रही है, तो कहने का मतलब ये ए यहाँ से बी की तरफ जाएगा और इसकी डायरेक्शन भी इस साइड हो रही है, पथ सेकंड की डायरेक्शन ऊपर की साइड जा रही है, तो कहने का मतलब ये ए पथ सेकंड से कहाँ चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा। तो ध्यान से सुनना, यदि ए से बी तक जाने में किया गया जो वर्क है वो पथ पर निर्भर ना करे, ठीक है, पथ पर निर्भर ना करे, पथ पर डिपेंड नहीं करे। तो देखो डायरेक्शन सेम आ रही है तो पथ पर डिपेंड क्यों करेंगे, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, WAB फर्स्ट इक्वल WAB सेकेंड, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि ए से बी तक जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करे, आई रिपीट, यदि ए से बी तक जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे तो उसको कहोगे आप कंजर्वेटिव फोर्स। और यदि पथ ए से बी तक जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करे तो उसको आप क्या कर दोगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फर्स्ट डेफिनेशंस आपकी ये है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव की थ्री डेफिनेशंस होती है, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन ये थी। सेकंड आपकी हो जाएगी, यदि ए से बी तक जाने में, ए से बी तक बंद परिपथ, ठीक है, मतलब
बंद परिपथ में किया गया कार्य और कुल कार्य शून्य हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये पूरा परिपथ क्या है, बंद ही तो है। अरे भाई बंद ही तो है ये पूरा परिपथ। ठीक है, ओपन लूप नहीं है। क्या है ये, ओपन लूप नहीं है, बंद परिपथ है। तो इसको आप क्या कहोगे, ए से बी तक बंद परिपथ में किया गया कार्य और कुल कार्य। ठीक है, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में किया गया कार्य और इसका टोटल कार्य शून्य हो जाए तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको ऐसे लिख देंगे, डब्ल्यू ए बी फर्स्ट प्लस डब्ल्यू ए बी सेकेंड इक्वल 0 हो जाए तब अपना कौन सा बल कहलाएगा, संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। यदि बंद परिपथ में किया गया कार्य कुल कार्य के पर लगने वाला कुल कार्य शून्य ना हो, अभी तो ये क्या है, इक्वल 0 है, तो अपन इसको क्या कहोगे, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये नॉट इक्वल 0 आ जाए तो इसको क्या कहोगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, थर्ड डेफिनेशन है इसकी, किसी बिंदु से निश्चित ऊर्जा के साथ गति करना प्रारंभ करे, किसी बिंदु से निश्चित ऊर्जा के साथ गति करना प्रारंभ करे और कुछ समय के पश्चात उसी बिंदु पर प्रारंभिक ऊर्जा के साथ लौट आए। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अगर मैं अपनी कितनी भी ऊर्जा के साथ यहाँ से चलकर यहाँ पे आ गई, ठीक है, अब मैं इसी बिंदु से वापस अपने ही पॉइंट पे वापस लौट जाऊँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उसको आप क्या कहोगे, इस अवस्था में जो फोर्स लगता है उसको आप कहते हो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यदि प्रारंभिक बिंदु पर लौटने पर ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा के समान या सेम ना हो, स्टार्टिंग एनर्जी के सेम ना हो, तो आप उसको कहोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव की थ्री डेफिनेशंस होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के आता है। ओके जी, अब अपन एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे, सेंट्रलाइज फोर्स, वो करेंगे अपन कल। थैंक यू।